अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आपने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है, बहुत ही खौफनाक स्टोरी है और ये स्टोरी हमें अमजद मजीद साहब ने भेजी है। ये स्टोरी कराची की स्टोरी है और ये गुलशन इकबाल के घर का जिक्र करते हैं। ये बताते हैं कि बैक इन 2006 और 7 जब मैं यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए या कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था, तो मैंने शुरू में ज़ाहिर सी बात है मेरा कराची में कोई नहीं रहा करता था, तो मैंने करीबी कराची यूनिवर्सिटी के करीब एक फ़्लैट ले लिया था और वहाँ पे मैं किराए पे रहा करता था। फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब मेरी कराची यूनिवर्सिटी के लड़कों से दोस्ती होना शुरू हुई, ताल्लुकात बढ़ना शुरू हुए, तो उन दोस्तों में एक दोस्त था, उसका नाम नज़ीर था। जब उसको पता चला कि मैं यहाँ पे किराए पे रहा करता हूँ, तो उसने मुझे कहा कि यार जब टाइम मिला करे तो मेरे घर आ जाया करो। मेरा साथ वाली गली में ही घर मौजूद है। बेसिकली वो घर नहीं था, आप उसको एक बहुत बड़ा सा बंगला कह सकते हैं। उसका मकसद यही था कि जब फ्री टाइम हो तो हम साथ बैठ जाएं, बातें कर लें। और फिर ऐसा ही होने लगा कि जब जब मुझे टाइम मिलता, मैं यूनिवर्सिटी से फ्री होके या पढ़ने के बाद या सोने से पहले अपने दोस्त के बंगले में चला जाता। और जब मैं उसके बंगले में जाता तो ग्राउंड फ्लोर पे ही उसकी रहाइश मौजूद थी। हालांकि उसका एक बहुत बड़ा सा बेसमेंट बना हुआ था, लेकिन शुरू में वो हमें ग्राउंड फ्लोर पे ही बिठाता। गार्डन में हम बैठे रहते, वहाँ पे चाय पीते, सिगरेट पीते, एंजॉय करते। जैसे जैसे हम लोग टाइम गुजर रहा था, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही थी। और फिर जो नीचे का बेसमेंट का हिस्सा था, अक्सर ऐसा होता मेरा दोस्त हमको लेके वहाँ पे चला जाता, क्योंकि जब हम गार्डन में बैठे होते थे या पार्क में बैठे होते थे तो उसके फादर अक्सर झांक के देख रहे होते थे, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था। उनके सामने ना हम सिगरेट पी सकते थे, ना खुल के बात कर सकते थे। तो अक्सर अब ऐसा होने लगा कि जब भी हम जाते तो मेरा दोस्त बेसमेंट की चाबी लेके आता, ताला खोलता और हम लोग बेसमेंट पे जाके बैठ जाते, वहाँ खुल के मजाक करते, सिगरेट पीते और जो भी लड़के हरकतें किया करते हैं वो सारी करते। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, कोई ऐसा मसला नहीं था। 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, टाइम गुजरता रहता था। अब जैसे जैसे हमारे ताल्लुकात और अच्छे होते चले गए, तो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे ऑफ़र किया कि यार तुम फ्लैट में क्यों रहते हो, पूरा दिन तुम यहीं पे गुजारते हो, तुम्हें किराया भी देना पड़ता है, तो क्या अच्छा हो कि तुम यहाँ बेसमेंट पे रहना शुरू कर दो। मेरे फादर को भी इससे कोई इशू नहीं होगा और हम लोग मिलके स्टडी कर लिया करेंगे, या हमारी दोस्ती और मज़ीद अच्छी हो जाएगी। शुरू में मुझे लगा कि ये अजीब सी ऑफ़र है, ऐसा ना हो कि उसकी फ़ैमिली इशू करे, अभी मैं चला जाऊं, बाद में उसके फादर को बुरा लगे या उसकी मदर को बुरा लगे। लेकिन जब उसके फादर ने भी मुझे कहा कि बजाय इसके कि तुम फ्लैट में रहो, यहीं पे आ जाओ, नीचे रह लिया करो, पूरी बेसमेंट खाली है और कौन सा पूरे दिन तुम लोग यहाँ पे होते हो। जब उसके फादर ने ये सब कहा तो ना चाहते हुए भी मेरा माइंड बन गया और मैंने सोचा कि ठीक है, एक अच्छी ऑफ़र है और इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लिहाजा जो भी मेरा लिमिटेड या छोटा मोटा सामान था वो फ्लैट से लेके मैं यहाँ पे आ गया। और जब मैं यहाँ पे आया तो तकरीबन शाम के 7 या 8 बजे का टाइम था। इसका क्योंकि एक बहुत बड़ा सा बंगला था और उसके नीचे बेसमेंट मौजूद थी, तो उस बेसमेंट के अंदर एक तो पार्किंग की जगह थी और फिर उसके अलावा 3-4 बड़े बड़े कमरे मौजूद थे। इवन के किचन भी मौजूद था। खैर, जो शुरू वाला कमरा था, यानी जहाँ पे हम लोग अक्सर बैठा करते थे, बातें करते थे, वो कमरा उसने खोल के उसकी चाबी मुझे दे दी थी और उसने कहा था कि तुम जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ, कोई मसला नहीं है, अब तुम यहाँ पे रहते रहो। और मैंने भी थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद वहाँ पे अपना सामान रखा और वहाँ पे प्रॉपर्ली रिहाइश अख्तियार कर ली। अब वैसे हम कभी कभी बेसमेंट पे बैठते थे या 2-3 घंटे बैठते थे, पर अब मैं बाकायदा यहाँ पे सेटल होने जा रहा था या अपनी पहली रात इस बेसमेंट पे गुजारने जा रहा था। तकरीबन 2 या 3 बजे तक मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा रहा, बातें करता रहा और फिर उसके बाद उसको नींद आने लगी, तो वो कहने लगा यार मैं ऊपर जा रहा हूँ,
मेरी आदत है कि मैं अपने बेड पे ही सोता हूँ या अपने कमरे में ही सोता हूँ और उसके अलावा कहीं भी नहीं सोता। मैंने कहा ठीक है, बहुत शुक्रिया, तुम जाओ जाके सो, मैं यहाँ पे सोने की कोशिश करता हूँ। ये बताते हैं कि तकरीबन आधे पौन घंटे तक मैं लेटा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना लैपटॉप निकाल लेता हूँ, कोई काम शुरू कर देता हूँ, मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। लिहाजा मैंने अपना लैपटॉप निकाला और उस पर मूवी लगा ली और हेडफोन लगा के उस मूवी को देखने लगा। ये बताते हैं कि मूवी लगी हुई थी और मूवी देखते देखते मुझे 10 से 15 मिनट गुजरे थे कि मुझे बाकायदा महसूस होने लगा कि जहाँ पे जिस कमरे में मैं रुका हुआ हूँ या बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई और भी मौजूद है, यानी कि कोई बाकायदा चल रहा है। शुरू में मैं समझा कि शायद मेरा दोस्त हो, मुझे देखने आया हो। जब मैंने पलट के देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद मैंने दोबारा से हेडफोन लगाया और मूवी देखने में बिजी हो गया। ये बताते हैं कि जब मैंने दोबारा से हेडफोन लगाया और मैं अपना फोकस लैपटॉप पे किए हुआ था, तो अब मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जब मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ तो लैपटॉप की बैक साइड पे कोई चलता हुआ आ रहा है या कोई मूव कर रहा है। अब आप जब लैपटॉप देख रहे हो या आपका जो फोकस है वो स्क्रीन की तरफ हो और उसके पीछे से कोई चलना शुरू करे, तो आम तौर पे आप ये सोचा करते हैं कि शायद क्योंकि मेरा फोकस लैपटॉप की तरफ है तो जो भी रेज़ हैं, शुआएं वगैरह हैं, उनकी वजह से ऐसी रिफ्लेक्शन आ रही है। लिहाजा मैंने लैपटॉप से नज़र नहीं हटाई और मुसलसल मैं मूवी देखता रहा। इसी दौरानिए में मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि अब लैपटॉप के बिल्कुल सामने आके कोई खड़ा हो गया है और जो भी वहाँ पे आके खड़ा हुआ है उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं या वाइट कलर की ड्रेसिंग की हुई है। जैसे ही मुझे ये कंफर्म हुआ कि कोई है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो फ़ौरन से मैंने ऊपर देखना शुरू किया या उस तरफ देखना शुरू किया। जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा तो एकदम से ऐसा लगा कि कोई शैडो था और 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ही वो हवा में तहलील हो गया है या गायब हो गया है। अब थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा और मुझे एहसास होने लगा कि मामला नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई है जो इस कमरे में मेरे अलावा मौजूद है। जैसे तैसे करके ये रात गुजर गई और सुबह वही हम उठे, यूनिवर्सिटी गए, क्लासेस ली, उसके बाद वापस आए। कुछ देर तक दोस्त मेरे साथ बैठे रहे और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे ये लोग सब अपने अपने घरों में चले गए। अब मैं सोने की तैयारी कर रहा था क्योंकि रात में भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और मैं यही सोच रहा था कि 1-2 घंटे सो जाता हूँ, उसके बाद उठ के लैपटॉप यूज़ करूँगा, पढ़ूँगा, फिर दोबारा सो जाऊँगा या दोस्तों में बैठ जाऊँगा। ये बताते हैं कि मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे शाम को सोने के लिए लेटा और 10 मिनट के अंदर अंदर ही मेरी आँख लग गई। तकरीबन आधे पौन घंटे सोने के बाद मेरी एकदम से आँख खुली और आँख इस तरह से खुली कि बाकायदा ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है या फिर मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ दे रहा है। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी जानी पहचानी आवाज़ थी और ये किसी लड़की की आवाज़ थी। मैंने जब इस आवाज़ पे गौर करना शुरू किया तो ये जो आवाज़ थी ये मेरी एक कज़न थी, उसकी आवाज़ से बहुत मिल रही थी। और वो जो मेरी कज़न थी, इत्तफाक से उसका 6 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट के अंदर इंतकाल हुआ था। पहले तो मैंने इग्नोर किया, नज़रअंदाज करने की कोशिश की, अपने आप को समझाने लगा कि मेरा वहम है, भला मेरी कज़न यहाँ पे कैसे आ सकती है, उसका तो इंतकाल भी हो चुका है और वो मुझे आवाज़ क्यों देगी। कुछ देर तक मैं करवटें बदलता रहा, दोबारा मैंने आंखें बंद की, आयतुल कुर्सी पड़ी और मेरी आंख लग गई। ये बताते हैं कि अब जब मैं सोया तो मेरी आंख तकरीबन रात के 9:30-10 बजे खुली और वो भी इस वजह से खुली कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस बेड पे मैं सो रहा हूँ या मैंने आंखें बंद की हुई हैं या मैं लेटा हुआ हूँ, मेरे पाँव के करीब कोई आके बैठा है या किसी ने मेरे पाँव को हिलाया है। खैर, जब मैंने अपनी आँख खोली और आँख खोल के देखा तो मैंने देखा कि मेरे पाँव के करीब एक लड़की बैठी हुई है और उसकी पीठ मुझे नज़र आ रही है। उसके काफ़ी बड़े लंबे घने बाल हैं और उसका जो मुंह है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि उसने शायद ग्रे कलर का कोई सूट पहना हुआ है। अब जब मैंने अपने पाँव के करीब उस लड़की को या उस औरत को देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये औरत, ये लड़की कौन है, क्योंकि जो मेरे दोस्त की फैमिली थी उस फैमिली के अंदर उसकी मदर के अलावा ना कोई बहन मौजूद थी, ना कोई लड़की मौजूद थी। हाँ, 2-3 काम करने वाली मासियाँ वगैरह थीं और ये जो लड़की बैठी हुई थी ये किसी भी तरह हुलिये से मासी नहीं लग रही थी। इसने बाकायदा साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे,
बाकायदा ऐसा लग रहा था कि तैयार हुई हुई है, लेकिन इसकी बैक साइड मुझे नज़र आ रही थी। बहरहाल मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उठा और उठ के बैठा और मैं इससे पूछने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। ये बताते हैं कि जब मैंने ये पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठ के बैठ गया और प्रॉपरली अब मैं जाग रहा था। मैंने दोबारा से बोला कि आप कौन हैं, यहाँ पे क्या कर रही हैं। और जब दोबारा मैंने कहा तो वो जो लड़की थी जो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही थी या जिसका फेस दूसरी तरफ था, वो एकदम से पलटी। और जैसे ही वो पलटी तो मैंने देखा कि मेरी वही कज़न जिसकी अब से 6 महीने पहले डेथ हुई थी या जिसकी आवाज़ें कल मुझे आ रही थी, वो मेरे सामने बैठी हुई है। लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हुई हुई हैं, जैसे कि आम तौर पे पोजीशन के बाद हो जाया करती हैं। और उसके चेहरे पे या गाल पे बहुत सारे कट्स मौजूद हैं। ये बताते हैं कि जब मैंने अपनी कज़न को देखा तो एकदम से मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैं उसी बेसमेंट पे उसी बेड पे लेटा हुआ था या सो रहा था और रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। मैं उठ के बैठा, मुझे शदीद पसीने आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बुखार हो चुका है। खैर जैसे तैसे मैं उठा। उठने के बाद मैंने मुँह हाथ धोया और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने ख्वाब के अंदर अपनी कज़न को देखा है। लिहाजा अगेन मैंने उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की, इग्नोर करने की कोशिश की और अपने आप को कन्विंस किया कि जो कुछ मैंने देखा था वो ख्वाब था, ये हकीकत नहीं थी। अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया, दोस्तों से मिला, ख़ास तौर पे जिसके घर में मैं रह रहा था उससे बातचीत की, तो उसको मैंने बोला कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बेसमेंट पे मेरे अलावा भी कोई रहा करता है या कोई अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। ये सुनने के बाद जो मेरा दोस्त था वो कहने लगा कि तुम अजीब बातें कर रहे हो, हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, हमें तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और तुम्हारे सामने हम लोग 3-3, 4-4 घंटे तक बैठे हुए होते हैं, अगर कोई होता तो हमें नज़र आता या अपनी प्रेजेंस शो करता। अब उसकी बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जब हम सारे लड़के एक साथ बैठे होते थे तो ना कभी किसी की प्रेजेंस फील होती थी, ना कोई नज़र आता था, ना ऐसा लगता था कि कोई करीबो जवार में मौजूद है। ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद जब हमारे पेपर्स वगैरह का टाइम आया या पेपर्स की तैयारी शुरू हुई, तो इस दौरानिए में हम सब दोस्तों ने यही डिसाइड किया कि ये जो बेसमेंट है यहीं पे ही कंबाइंड स्टडी करेंगे और इसी बेसमेंट पे हम सब साथ बैठ के पढ़ा करेंगे और यहीं से ही पेपर देने जाएंगे। हम तकरीबन 4 या 5 दोस्त थे जो उस बेसमेंट में कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, पेपर्स की तैयारी कर रहे थे। ये बताते हैं कि मेरी आदत थी कि जो भी मेरे पेपर्स वगैरह होते थे उनकी तैयारी मैं पहले से ही कर लिया करता था। मैं नहीं चाहता था कि आखिर के 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े या बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़े या पूरी पूरी रात जागने के बाद पेपर देने जाना पड़े। जबकि जो मेरे दोस्त थे उनकी आदत डिफरेंट थी, वो हमेशा आखिर में पढ़ते थे, आखिर में तैयारी करते थे और आखिर में टेंशन लिया करते थे। खैर मेरी तैयारी मुकम्मल थी और पेपर से एक रात पहले मैं रात को तकरीबन 1:30 या 2 बजे सो गया और मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि भाई मेरी तैयारी मुकम्मल है, अब मैं सुबह उठूँगा और इंशाल्लाह जाके पेपर दूँगा। जब तक मैं जाग रहा था तो मेरे दोस्त भी जाग रहे थे। जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे दोस्तों ने भी यही फैसला किया कि अगर हम पूरी रात जागते रहेंगे तो सुबह जो कुछ हमें आता है वो भी भूल जाएंगे और अपने पेपर को फोकस तरीके से नहीं दे पाएंगे। लिहाजा बारी बारी करके हम 4-5 दोस्तों में से सब सो गए। हमारा एक दोस्त था जिसका नाम ज़ुबैर था, वो अकेला वहाँ पे जाग रहा था क्योंकि उसकी तैयारी ना होने के बराबर थी। ज़ुबैर बताता है कि मैं 3-3:30 बजे का टाइम था और मैं बेसमेंट पे बैठा हुआ था, अकेला पढ़ रहा था, तुम लोग सो रहे थे कि एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो बेसमेंट है इसके बाहर का जो कमरा है या बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पे कोई बच्चे वगैरह मौजूद हैं जो शोर कर रहे हैं। अब शुरू में मैं इग्नोर करने लगा, मैं समझा कि शायद तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, कोई गेस्ट आए हुए हैं और ये इनके बच्चे हैं जो अब तक जाग रहे हैं। लेकिन जब वो बाकायदा खेलने लगे या शोर करने लगे या चीखने लगे तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, क्योंकि एक तो तैयारी वैसी ही नहीं थी, जो कुछ मैं पढ़ना चाह रहा था वो याद नहीं हो रहा था। उसके बाद ये जो बच्चे थे ये अल्लाह जाने कहाँ से आ गए थे और इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे थे। खैर जब ये कुछ देर तक शोर करते रहे तो उनका शोर सुनने के बाद मजबूरन मैं उठा और उठ के मैंने सोचा कि इन बच्चों को जाता हूँ, डांटता हूँ, इनको यहाँ से भगाने की कोशिश करता हूँ।
और मैं जैसे ही गेट खोल के बाहर की तरफ आया तो सामने जो बेसमेंट की स्टेयर्स थी वहाँ पे मैंने देखा कि 2 बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। उनमें एक लड़की है जो 6 या 7 साल की है, एक लड़का है जो तकरीबन 9 या 10 साल का है। और दोनों को देख के लग रहा है कि दोनों वेल ड्रेस्ड हैं, यानी इसी फैमिली के हैं या किसी अच्छी फैमिली के हैं। बहरहाल जब मैंने इन दोनों बच्चों को देखा तो मैं उनसे पूछने लगा कि आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको तो अब तक सो जाना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो जो बच्चे थे वो कहने लगे कि हमारा यही टाइम है, हम रोज़ाना इसी टाइम यहाँ पे आते हैं, इसी टाइम यहाँ पे खेलते हैं और हमें इजाज़त नहीं है कि हम दिन में बाहर निकलें। ये सुनने के बाद मैंने सोचा कि हो सकता है इनके पेरेंट्स वगैरह या इनके जो भी वालिदैन हैं वो रात में काम करते हों। जैसे नॉर्मली हुआ करता है कि कुछ पेरेंट्स रात में काम करते हैं और दिन में आराम करते हैं। लिहाजा मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा शोर ना करें, क्योंकि कल मेरा पेपर है और अगर मेरी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद वो जो बच्चे थे उन्होंने बस इस्बात में सर हिलाया और ज़्यादा कुछ नहीं बोला। ये बताते हैं कि उसके बाद जो इनका दोस्त था वो अंदर आ गया और अंदर आने के बाद पढ़ने लगा। और जब सुबह सारे के सारे दोस्त उठे तो उसने अपने दोस्त से, जिसका एक घर था, उससे जिक्र किया कि यार तुम्हारे घर में ये कौन बच्चे आए हुए हैं जो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। ये सुनने के बाद वो जो हमारा दोस्त था, जिसका एक घर था या जिसकी ये बेसमेंट थी, वो कहने लगा कि भाई हमारे घर में कोई बच्चे मौजूद नहीं हैं, न कोई मेहमान आए हुए हैं, तुम किन बच्चों की बात कर रहे हो। अब ये सुनने के बाद हम सारे हैरान हो गए। मैं तो ये एक्सपीरियंस कर ही रहा था, अब मेरे दोस्त ने भी कर लिया था। खैर बहरहाल उसने कहा कि नहीं भाई, यहाँ पे कोई बच्चे मौजूद नहीं हैं, तुमने कोई ख्वाब देख लिया होगा या तुम्हारे जहन में कुछ और चल रहा होगा। अब क्योंकि सब जल्दी में थे, जल्दी जल्दी सब यूनिवर्सिटी चले गए और इत्तेफाक से हम जितने भी दोस्त थे सब के सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर ख़त्म होने के बाद हम कुछ देर तक कैंटीन में बैठे रहे और कैंटीन से फ्री होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। मेरा जो दोस्त था, मैं जिसकी बेसमेंट में रह रहा था, उसको किसी और काम से कहीं और जाना था, तो उसने मुझे यही कहा कि तुम घर चले जाओ, जाके सो जाओ, अभी इत्तेफाक से मेरे पेरेंट्स भी मौजूद नहीं हैं और मुझे भी काम है, तो लिहाजा मैं रात तक फ्री होके आऊँगा और रात में इंशाल्लाह बैठ के बातें करेंगे या पढ़ेंगे। ये बताते हैं कि मैं फिर उसके बाद घर में आ गया, बेसमेंट पे गया, वहाँ जाके फ़्रेश हुआ और जब मैं फ़्रेश होने के बाद उस बेसमेंट से बाहर निकला या बाहर की तरफ आया तो मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त है उसकी मदर बेसमेंट की सीढ़ियों पे बैठी हुई है और ना सिर्फ बैठी हुई है बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गुनगुना रही हैं या कुछ गाना गा रही हैं। अब मैं इसकी मदर को काफ़ी अरसे से जानता था और मेरा ये ख्याल था कि वो बहुत दीनदार औरत हैं, बहुत दीन के करीब हैं, पर्दा किया करती हैं और इनके अब्बू भी दीन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे थे और दीनदार थे। खैर जब मैंने आंटी को यहाँ पे देखा और गुनगुनाते हुए देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं सोचने लगा कि आंटी को आखिर क्या हो गया है कि वो यहाँ पे आके बैठ गई हैं, जबकि उनका बेटा भी मौजूद नहीं है और ना ही कोई और मौजूद है। अब जैसे ही मुझे ये ख्याल आया कि मेरे दोस्त ने कहा था कि मैं भी कहीं जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी मौजूद नहीं हैं, तो एकदम से मेरी सिक्स सेंस ने क्लिक किया और मेरे जहन में आने लगा कि जो मेरे सामने बैठी हुई हैं, जो आंटी के रूप में मौजूद हैं, जो गुनगुना रही हैं या कोई गाना गा रही हैं, ये यकीनन ओरिजिनली आंटी नहीं है, ये कोई और मखलूक है जो मेरे सामने बैठी हुई है, ये अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। लिहाजा मैं आहिस्ता आहिस्ता करके रूम के अंदर गया, वहाँ जाके मैंने चेंज किया और जो भी कुरानी आयत, दुआएं वगैरह मुझे आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की। ना सिर्फ मैंने पढ़ना शुरू की बल्कि उस कमरे के अंदर या उस बेसमेंट पे मैंने तिलावत भी प्ले कर दी। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने तिलावत प्ले की तो वैसे ही बाहर से वो जो आंटी थी या आंटी के रूप में जो भी मखलूक थी उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया तो अब मेरी हालत गैर हो गई। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहरहाल मैंने तिलावत की आवाज़ मज़ीद तेज़ की और फिर दोबारा से जब बाहर झाँका तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि मैं जैसे तैसे करके बाहर आया और घर के बाहर आके बाकायदा चौकीदार के साथ बैठ गया और इसके घर वालों का या इसके पेरेंट्स का या अपने दोस्त का वेट करने लगा कि जब ये लोग वापस आ जाएंगे तो अब मैं उसके बाद ही अंदर जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ कि अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद इसकी मदर, इसके फादर गाड़ी में आए, उतरे और मैंने उनसे सलाम दुआ की।
तो उन्होंने बताया कि आज हम सुबह से निकले हुए थे और बस अभी वापस पहुँचे हैं। जैसे ही उन्होंने ये बताया तो मुझे कन्फर्मेशन हो गई कि जो औरत या जो मखलूक मैंने अपने दोस्त की मदर के रूप में देखी थी वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो कोई और मखलूक थी, कोई चुड़ैल थी या शेप शिफ्टर थी। बहरहाल जब मेरा दोस्त वापस आया तो मैं उस वक्त तक डिसाइड कर चुका था कि अब मज़ीद मैं इस बेसमेंट में नहीं रह सकता और मुझे अपने दोस्त से भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं मानता था कि उसकी बेसमेंट में कोई इस तरह के मामलात मौजूद हैं या कोई इस तरह की मखलूक़ात रहा करती हैं। बहरहाल जब मेरा दोस्त वापस आया तो उसके वापस आने के बाद मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार मेरी फैमिली कुछ इशूज़ हैं, मेरी बहन भी मेरा भाई भी यहाँ कराची आना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनको इस बेसमेंट में रखूँ, लिहाजा मैं दोबारा से कोई फ़्लैट लेना चाहता हूँ ताकि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, जब वो कराची में आएँ तो मेरे साथ रह सकें। तो बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे यहाँ पे रखा। अब 2-4 दिन मैं यहाँ पे मज़ीद गुजारूँगा और इस दौरानिए में कोई और फ्लैट तलाश करने की कोशिश करूँगा। ये सुनने के बाद जो मेरा दोस्त था वो कहने लगा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैंने एक फ़्लैट तलाश किया और फ़ौरन से वहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये बताते हैं कि आज भी मेरे दोस्त का घर वहीं मौजूद है, वो उसी घर में रहता है, उसकी फैमिली वहीं रहती है, लेकिन आज भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके घर की जो बेसमेंट है या उनके घर की जो जगह है वो हॉन्टेड है या वहाँ पे दीगर मखलूक़ात भी उनके साथ रहा करती हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, खुशहाली दे, ज़िंदगी दे, हम सब के लिए सलामती हो और अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानी फरमाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।